नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जैसा कि मैंने अपने कल के वीडियो में आप लोगों को मेघदूत की कथा के विषय में थोड़ी सी जानकारी दी थी, तो उसके पूर्व मेघ की कथा वस्तु मैंने बताया था कि मैं अगले वीडियो में उसका प्रसंग प्रारंभ करूंगी। तो उसके पूर्व मेघ की कथा वस्तु इस प्रकार है। पूर्व एवं उत्तर दो भागों में विभक्त यह खंड का संस्कृत साहित्य का परम उज्जवल रत्न है। एक बिरही यक्ष मार्मिक मनोव्यथाओं के अभूतपूर्व चित्रण ने इस काव्य को भारतीय साहित्य में अद्वितीय स्थान प्राप्त करा दिया है। कहा गया है कि यक्ष की ये विरह दशा इतनी ज़्यादा हृदय स्पर्शी है, वो अपनी पत्नी अपनी प्रेयसी अक्षिणी के वियोग में इतना ज़्यादा विह्वल है। और महाकवि कालिदास ने इतने ही मनोरम ढंग से, इतने ही हृदय स्पर्शी ढंग से इसका वर्णन किया है, जो कि इसी वजह से ये संस्कृत जगत में अपना अप्रथम कहा गया है कि ये जो है अद्वितीय स्थान प्राप्त कर ली है। अलकापुरी के अधीश्वर कुबेर ने अपने किंकर यक्ष को, जो प्रतिदिन मानसरोवर से स्वर्णकमल लाने के काम पर लगा हुआ था, इस कर्तव्य पालन में कुछ शिथिलता लाने के कारण, जैसा कि मैंने अपने पूर्व वीडियो में बताया है, अगर आप लोग उसको सुनेंगे या देखे होंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको मैं अपनी भाषा में बताई हूँ और ये तो उसका एक संक्षिप्त सार है। बाकी विस्तृत जानकारी अगली वीडियो में है मेरे। तो वो अपने इस कर्तव्य पालन में कुछ शिथिलता लाने के कारण 1 वर्ष के लिए राज्य से निर्वासित कर दिया गया है। यक्ष वह साप बस रामगिरी पर अपने बिरही दिन व्यतीत करने लगता है। साप के लगभग 8 मास बीतने पर आषाढ़ के प्रथम दिन विरह की उत्कट वेदना जागृत होती है उसके अंदर और वो सहन नहीं कर पाता है। वह अपनी प्रिया के बिना व्याकुल हो जाता है। मेरी पत्नी की भी वियोग में यही दशा हो रही होगी, ऐसा विचार कर यक्ष मेघ को अपना दूत बनाकर कुशल संदेश अपनी प्रियतमा के पास भिजवाता है। वो आषाढ़ के प्रथम दिन में जब बादल को उमड़ते हुए देखता है, वो अपनी प्रेयसी की याद में, उसके विरह में इतना व्याकुल हो जाता है कि वो सहन नहीं कर पाता और मन ही मन ये सोचता है कि यही दशा मेरी प्रेयसी की भी हो गई होगी। मैं तो इसी तरह से सहन कर ले रहा हूँ, लेकिन वो कैसे सहन कर पा रही होगी। उसकी इस विरह व्यथा को देखकर कालिदास ने इतना अच्छा वर्णन किया है और वो मेघ को दूत बना देता है और मेघ को दूत बनाकर अपनी पत्नी के विषय में देखिए क्या कहता है। दूत बनाकर कुशल संदेश अपनी प्रियतमा के पास भिजवाता है, यह विचार किए बिना कि यह मेघ है उसका संदेश ले जाने में समर्थ है अथवा नहीं। वह उसे अलका नगरी तक का मार्ग बताता है, अलका नगरी तक का रास्ता बताता है। वो अपने विरह में इतना व्याकुल हो गया है कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि यह तो एक मेघ है, यह हमारा संदेश हमारी प्रियतमा तक पहुंचा भी देगा या नहीं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो मेघ को अलकापुरी तक का रास्ता बताता है और रास्ते में देखिए क्या क्या बताता है कि आपको क्या क्या मिलेगा। वह उसे अलकापुरी का मार्ग बताता है और कहता है कि कुछ विशिष्ट स्थानों पर विश्राम करते हुए अलका तक जाना, यानी अलकापुरी तक जाना जहाँ उसकी प्रेयसी रहती है। इस प्रकार कवि पूर्व मेघ में रामगिरी से अलका तक जाने का मार्ग बताता है। जो पूर्व मेघ है उसमें अलकापुरी तक जाने के लिए आपको कौन कौन सी नदियाँ मिलेंगी, कौन से पर्वत मिलेंगे, कौन से झरने मिलेंगे, कैसे रास्ता होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, सीधा होगा, कैसे होगा, इत्यादि का वर्णन पूर्व मेघ में किया गया है।
इसमें विशेष स्थान हैं जैसे माल प्रदेश, मालवा के नाम से भी प्रसिद्ध है वो, और निर्विंध्या आम्रकूट पर्वत, नर्मदा नदी, विदिशा भिलसा नगरी, नीचईगिरी, निर्विंध्या नदी, उज्जैनी में महाकाल का मंदिर, और क्षिप्रा नदी, देवगिरी, चमड़वती नदी, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, कनखल नदी, गंगा नदी, हिमालय पर्वत, कैलाश और अलकापुरी। ये विशेष स्थान हैं जिसका वर्णन या जिसका नाम जो है यक्ष अलकापुरी तक के मार्ग में लेता है और मेघ को उस रास्ते से परिचित कराता है कि आपको जाए हुए क्या मिलेगा, पहले क्या मिलेगा, कैसे कैसे, और नदियों का वर्णन, झरनों का वर्णन, आम्रकूट इत्यादि बहुत सारी चीज़ों का वर्णन, हर रास्ते का वर्णन, मार्ग का वर्णन किया गया है। और उत्तर मेघ में अलकापुरी के भवन तथा यक्ष की पत्नी की विरह दशाओं का वर्णन किया गया है। वो बताता है कि हमारी पत्नी, हमारी प्रेयसी विरह में कैसे क्षीण शरीर वाली हो गई होगी, उसका मलिनमुख हो गया होगा इत्यादि दशाओं का वर्णन किया गया है। उत्तर मेघ का प्रत्येक श्लोक वियोगावस्था का जीता जागता चित्र स्थापित करता है जो हमारे हृदय को छू जाता है। इस वर्णन से ऐसा लगता है कि महाकवि कालिदास एक कवि ही नहीं वरन एक वियोगिनी स्त्री की भावनाओं, परिस्थितियों तथा हार्दिक संवेदनाओं के गूढ़ अध्येता भी हैं। महाकवि कालिदास को भी अपनी पत्नी से वियोग हुआ था। मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आप हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तो एक एक करके मैं आपको महाकवि कालिदास के विषय में और इसके साहित्य के और कवियों के, जो कि हमें क्या हर साहित्य प्रेमी को पसंद होंगी, तो मैं आपको कालिदास के जीवन के विषय में थोड़ा सा बताऊंगी अगले वीडियो में, आप सुनिएगा। तो कालिदास एक कवि ही नहीं वरन एक कहा जा रहा है कि ऐसा इतना सजीव चित्रण इन्होंने किया है कि कहा जा रहा है कि कालिदास खुद एक वियोगिनी की भावनाओं को समझते हैं, तभी इतना हृदय स्पर्शी वर्णन किए हैं। वही कहा गया है। प्रकृति देवी के महान उपासक होते हुए भी कालिदास एक सुविज्ञ नागरिक भी हैं, क्योंकि मेघदूत में नगर तथा ग्राम के अद्भुत वर्णन मिलते हैं। और ये प्रकृति के उपासक हैं कालिदास, प्रकृति प्रेमी हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में इनका प्रकृति प्रेम अपने चरम पर, चरमोत्कर्ष पर है और उसमें दिखाया गया है। तो कालिदास की भी कथा हम आपको, अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा भी है, हम आपको उससे भी अवगत कराएंगे, अपने हमारे अगले वीडियो में देखिएगा। तो यक्ष ने मेघ को संदेश दिया कि मेरे वियोग में खिन्न होकर मन उदास तुषार पात से म्लान पद्मिनी के समान दिखाई देने वाली पत्नी से कहना कि तुम खिन्न ना हो, वियोग के शेष 4 मास धैर्य के साथ व्यतीत करना। 8 महीने बीत चुके हैं, 4 मास शेष बचे हुए हैं। तो वो अपनी पत्नी को मेघ द्वारा सांत्वना देता है। मैं भी इन दिनों को किसी प्रकार काट रहा हूँ, सुख दुख का चक्र बदलता रहता है। दुख के पश्चात सुख के दिन आने वाले हैं, हम दोनों का अवश्य मिलन होगा, इत्यादि इत्यादि बातों के साथ कालिदास अपने उत्तर मेघ को भी समाप्त करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, कालिदास भी एक विरही ही हैं और इनका भी अपनी पत्नी से वियोग हुआ था, जिसकी चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में करूँगी। तो आप लोग सुनिएगा, और जिन लोगों को पता है वो तो जानते ही हैं, सुना है, देखा है, पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा, मैं अपनी भाषा में आपको टूटे फूटे शब्दों में बताने का प्रयास कर रही हूँ। और आपको मेरी बातें या मेरी कथा या मेरी चीज़ें, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद।